हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक क्लास 7 से रिलेटेड है और आज हम लोग क्लास 7th में साइंस का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस पढ़ेंगे। अगर आप सभी लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सो सब्सक्राइब गाइस, करें। अब हमारा टॉपिक है मोड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड। जैसे हम ह्यूमंस बीइंग्स अपने हैंड और अपने मुंह का यूज़ करते हैं खाना खाने के लिए, वैसे काऊ और हॉर्सेस डायरेक्टली अपने मुंह में ही खाना लेकर उसे डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे अमीबा के बारे में। अमीबा के पास एक पैसोपोडिया फीट होता है, जिसकी मदद से मान लो अमीबा है और उसके आसपास एक भी फूड पार्टिकल दिखा उसे, तो वो चलता हुआ उस फूड पार्टिकल के पास जाएगा और उसको अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेगा। और अब हम पढ़ेंगे पैरामीशियम के बारे में। पैरामीशियम के पास एक ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होता है उसकी बॉडी में, जिसको वो सिलिया बोलते हैं। उससे वो खाने को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सो गाइस, अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉग के बारे में। जो फ्रॉग होता है, आप सबको पता होगा, वो अपनी टंग का यूज़ करता है किसी भी इंसेक्ट को पकड़ने के लिए। जो बटरफ्लाई होती है, वो तो बस सनफ्लावर्स में से बस नेक्टर निकालती है। ठीक है ना। जो हाइड्रा होता है, उसके पास ना टेंटिकल्स होते हैं, तो हाइड्रा अपने टेंटिकल्स का यूज़ करता है। ठीक है ना। जो स्पाइडर होता है वो क्या करता है, वो ना जो उसका स्पाइडर का जो वेब होता है, वो चारों तरफ अपना वेब लगा लेता है। उसके बाद जो भी इंसेक्ट उसके वेब में फंस जाता है, बाद में वो स्पाइडर उसको खा लेता है। ठीक है ना। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, अब हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्या होता है। मान लो आप लोगों ने एक चपाती खाई, उसके बाद उस चपाती में कुछ बैड पार्टिकल्स थे, कुछ अच्छे पार्टिकल्स थे। तो जो अनडाइजेस्टिव पार्टिकल्स थे, जो गंदे पार्टिकल्स थे, वो आपकी बॉडी से रिमूव हो गए, वो आपकी बॉडी से बाहर आ गए। जो अच्छे पार्टिकल्स थे उस चपाती में, वो आपकी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में यूज़ होते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है ना। सो गाइज, अब हमारा टॉपिक है वेरियस स्टेप्स जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। इसकी आप छोटी सी एक लाइन याद कर सकते हो, जिससे आपको इसके सारे नाम याद रहे। वो है IDAAE। ठीक है ना। आई से इंजेशन, डी से डाइजेशन, ए से एब्जॉर्प्शन, ए से एसिमिलेशन, ई से इंजेशन। अब आप बोलोगे हमें एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन में डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि हम एब्जॉर्प्शन को पहले लिखें या एसिमिलेशन को। तो बी पहले आता है या एस पहले आता है। ऑफ कोर्स बी पहले आता है, तो हम एब्जॉर्प्शन पहले लिखेंगे, और एस बाद में आता है तो हम लोग एसिमिलेशन बाद में लिखेंगे। सो गाइज, अब हम लोग इनको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। ठीक है ना। सो गाइज, अब हमारा प्रोसेस है इंजेशन और डाइजेशन। द एक्ट ऑफ गेटिंग एंड ईटिंग फूड कलेक्टिवली आर कॉल्ड इंजेशन। जो खाना आप खा रहे हो, आप उसको चबा रहे हो, उस प्रोसेस को हम लोग इंजेशन बोलते हैं। डाइजेशन किसको बोलते हैं, जो खाना आप चबा रहे हो उसके बाद आपके स्टमक में जाके सिंपलर और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है ना। आपने खाना खा लिया, पेट में गया, वो टूट भी गया अच्छे और बुरे पार्टिकल्स में, उसके बाद क्या होएगा, उसके बाद एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हेल्प करता है। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या करता है, जो अच्छे पार्टिकल्स होते हैं, जो खाने के बहुत ही ज़्यादा अच्छे पार्टिकल्स होते हैं, उसको डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है। और उस डाइजेस्ट फूड को क्या करता है, जो हमारा खून होता है, जो हमारी बॉडी का ब्लड होता है, उसमें पास कर देता है उस अच्छे खाने को। ठीक है। तो वो अच्छा खाना हमारी ब्लड में चला जाता है उसके बाद, तो उस प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं, जिसमें अच्छा खाना हमारी ब्लड फ्लूइड में चला जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन कहेंगे। एसिमिलेशन कहते हैं जो अच्छा खाना आपकी बॉडी की ग्रोथ, आपकी बॉडी की एनर्जी में यूज़ होता है, उसे हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं, उस प्रोसेस को। इंजेशन क्या होता है, जो गंदा खाना आपने खाया और वो आपकी बॉडी से बाहर निकल गया, जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है, जो आपका बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाया खाना, वो पार्टिकल्स आपकी बॉडी से बाहर आ गए, उस प्रोसेस को हम लोग इंजेशन कहते हैं। सो गाइस, अब हमारा टॉपिक है टीथ्स इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है ना। जब बच्चे 2 साल के होते हैं तो उनके पास सिर्फ 20 टीथ्स होते हैं। ठीक है। और उन 20 टीथ्स को हम लोग बोलते हैं मिल्क टीथ। फिर जब हम लोग 12 साल के होते हैं तो हमारे पास 32 परमानेंट टीथ होते हैं। अब परमानेंट टीथ मतलब जो हमारी पूरी लाइफ लाइन, जो हमारे आने वाले समय में भी हमें हेल्प करेंगी, उन टीथ को हम लोग 32 परमानेंट टीथ बोलते हैं। ठीक है ना। सो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आई होप आप लोगों को जितना भी तक मैंने समझाया वो सब आप लोगों को समझ में आया हो। सो गाइस, अब हम लोग टीथ्स के बारे में पढ़ेंगे। सो गाइस, एक अपर लॉ होता है और एक लोअर जॉ होता है। ठीक है।
तो अपर जॉ और लोअर जॉ में 4 तरीके के दांत होते हैं, ठीक है। उन टीथ को हम बोलते हैं इंसीजर्स, केनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है। अब इंसीजर्स कौन से होते हैं, मोलर्स कौन से होते हैं, प्रीमोलर कौन से होते हैं, केनाइन्स कौन से होते हैं, वो हम लोगों को अभी जानना है, ठीक है। तो आप अपर जॉ में 4 ग्रीन कलर के दांत देख रहे होंगे और लोअर जॉ में 4 3 तरीके के दांत देख रहे होंगे। तो जो ग्रीन कलर के टीथ्स आप देख रहे हो इन्हें हम बोलते हैं इंसीजर्स, ठीक है ना। जो ऑरेंज कलर के दांत देख रहे हो आप अपर और लोअर जॉ में, इन्हें हम बोलते हैं केनाइन्स। जो येलो कलर के दांत देख रहे हो आप लोग ऊपर और नीचे, इन्हें हम बोलते हैं प्रीमोलर्स। जो ब्लू कलर के दांत आप देख रहे हो इन्हें हम बोलते हैं मोलर्स, ठीक है ना। अब इंसीजर्स, केनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स हेल्प किस लिए करते हैं हमें? तो जो इंसीजर्स होते हैं वो हमें काटने के लिए हेल्प करते हैं। मीन्स आप लोग कोई चपाती खा रहे हो या आप लोग कुछ भी कुरकुरे खा रहे हो तो आप लोग अपने आगे वाले इंसीजर्स ग्रीन वाले तीतों से उसे कट करोगे, है ना। जो केनाइन्स होते हैं, मान लो आप लोगों को कुछ टीयर करना है, आप कभी आप लोगों ने कुरकुरे का पैकेट को अपने केनाइन्स वाले दांतों से ही टीयर करा होगा, है ना। हमेशा आप लोग ऑरेंज कलर वाले तीतों से ही कुरकुरे के पैकेट को फाड़ते होंगे, है ना। जो प्री मोलर्स होते हैं वो च्यूइंग में यूज़ होते हैं। जो प्री मोलर्स और मोलर्स होते हैं, जो येलो और ब्लू कलर की टीथ है, ये दोनों हमें खाना च्यू करने मतलब चबाने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। सो गाइस, अगर आपको पेपर में पूछा जाए कि अपर जॉ में कितने इंसीजर्स होते हैं तो आप बोलोगे सिर्फ 4, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए अपर और लोअर जॉ में कितने इंसीजर्स होते हैं तो आप बोलोगे 8। अब 8 कैसे? ग्रीन कलर के इंसीजर्स ऊपर और नीचे वालों को अगर हम प्लस करेंगे 4 + 4 = 8, तो टोटल कितने इंसीजर्स हो गए? 8 इंसीजर्स हो गए। ऐसे ही है ना गाइस। तो अगर आपसे केनाइन्स के बारे में पूछा जाए कि कितने केनाइन्स होता है, अगर आप लोगों से टोटल केनाइन्स पूछा जाए तो 4 केनाइन्स होते हैं। ऊपर वाले और नीचे वाले दांतों को मिला के 4 केनाइन्स हो गए। अगर आपसे सिर्फ एक पूछा जाए तो सिर्फ 2 ही केनाइन्स रहेंगे। सो गाइस, आई होप कि आप लोगों को ये टीथ वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, अब हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। टूथ का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सबसे पहले एक रूट होता है। जो आपने हमारे गम्स देखे होंगे दांतों में, आप डायग्राम में भी देख सकते हो, वहाँ पर हमारा दांत रूट से अच्छी तरीके से अटैच्ड होता है। उसके बाद क्राउन। क्राउन क्या होता है? जो हमारा दांत वाइट कलर के दिखते हैं ऊपर से, उसे हम लोग क्राउन कहते हैं। उस पार्ट को हम लोग क्राउन कहते हैं। नेक। रूट और क्राउन के बीच में जो भी हिस्सा होता है टूथ का, उसे हम लोग नेक बोलते हैं, ठीक है ना। सो गाइस, आप पढ़ेंगे इनामल के बारे में। इनामल एक वाइट कलर का पार्ट होता है हमारी टूथ का, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है। टूथ हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है ना। और जो इनामल होता है, जो हमारे दांत का क्राउन होता है, उसके नीचे डिपॉजिट होता है, ठीक है। और इसमें कैल्शियम सॉल्ट होता है। जो इनामल होता है उसमें क्या होता है? कैल्शियम सॉल्ट। डेंटाइन। डेंटाइन इज लाइक अ बोन स्ट्रक्चर, इट इज़ अ हार्ड। डेंटाइन एक बोन स्ट्रक्चर की तरह है, बट ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। अब है पल्प कैविटी। इनसाइड द डेंटाइन इट इज़ अ सॉफ्ट पल्प कैविटी विच कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। डेंटाइन के नीचे एक सॉफ्ट पल्प कैविटी होती है जिसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती है, उसको हम लोग पल्प कैविटी बोलते हैं। आप डायग्राम में भी देख सकते हो। सो गाइज, आई होप कि आपको टूथ का स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया हो। सब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, अब हमारा टॉपिक है केयर ऑफ टीथ। हमें अपने दांतों की केयर करनी चाहिए, ठीक है ना। हमें जो हमारे दांत हैं उनको हमेशा वाइट रखना चाहिए। जो हमारे गम्स हैं हमें हमेशा पिंक रखना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग अपने दांतों की केयर ना करें तो क्या होगा, ठीक है ना। अगर हम लोग अपने दांतों की केयर ना करें तो हमारे जो दांत है वो येलोइश कलर के हो जाएंगे। उनमें एक स्टिकी लेयर बन जाएगी जिसमें फूड पार्टिकल्स होते हैं वो फंसे हुए होंगे, ठीक है। सलाइवा, बैक्टीरिया सब एक साथ मिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं प्लैक्यूम। जब हमारे दांतों में येलोइश सब्सटेंस फंसा हुआ होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लैक्यूम। सो गाइज, अब हम लोग एक बार ओरल हाइजीन देख लेते हैं। सो गाइज, अब हम लोग पढ़ते हैं ओरल हाइजीन के बारे में। सो ओरल हाइजीन में फर्स्ट पॉइंट में ये है कि जब भी आप लोग सोने जाते हो
तो आप लोगों को अपने दांतों को अच्छी तरीके से ब्रश करना चाहिए, ठीक है। जब आप लोग सो के उठते हो तो आप लोगों को अपने दांतों को अच्छी तरीके से ब्रश करना चाहिए। सेकंड पॉइंट में ये है कि जब भी आप लोग खाना खा लेते हो उसके बाद आप लोगों को कुल्ला करना चाहिए पानी से, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट ये है कि आप लोगों को रॉ वेजिटेबल्स खानी चाहिए, लाइक कैरेट, सीक्रेट्स फ्रूट्स, और आप लोगों को स्वीट्स, चॉकलेट्स, आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें स्टिकी होती है और ये हमारी दांतों में फंस जाती है इस वजह से। सो गाइज़, आई होप कि मैंने जो भी आपको ओरल हाइजीन में बताया वो आप फॉलो करोगे। सो गाइस, अब हमारा टॉपिक है द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आप लोगों को पता होगा कि हमें एनर्जी और अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए खाना खाना पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग खाना खाते हैं, उसके बाद वो जो खाना हम लोग खाते हैं वो सॉल्यूबल और सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। उसके बाद वो हमारी ब्लड फ्लूइड में जाता है, ब्लड फ्लूइड में जाने के बाद हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, जो भी अनअब्जॉर्व्ड पोर्शन, जो भी अनडाइजेस्टिव फूड हमारी बॉडी से बाहर निकलता है उसे हम लोग फेसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेसेस। आप लोग देख सकते हो, मैंने सर्कल करा हुआ है, उसे हम लोग फेसेस बोलते हैं। अब हमें देखना है फूड ट्यूब और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो गाइस, फूड ट्यूब और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में बकल कैविटी, ईसोफेगस मीन्स फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्ट्यूम, एनस, ठीक है ना। सो फूड ट्यूब और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में ये सारे ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है ना। सो गाइस, फूड ट्यूब तो आप सभी लोग जानते होंगे, बट आप सब लोग एलिमेंट्री कैनाल नहीं जानते हो। सो मैं आप लोगों को आने वाले टॉपिक में बताती हूँ कि एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है। सो गाइस, जैसे अभी हम लोगों ने फूड ट्यूब और एलिमेंट्री कैनाल के बीच के ऑर्गन्स पढ़े, वैसे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के भी कुछ ऑर्गन्स होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर्स, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, ये सब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में आते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको बताती हूँ कि एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है। द डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉम ईसोफेगस टू एनस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। हमारे फूड पाइप से लेके एनस तक जितना भी पोर्शन होता है उसे हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और गाइस, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो ह्यूमन बीइंग्स में 9 मीटर लॉन्ग, 9 मीटर लंबी होती है एलिमेंट्री कैनाल ह्यूमन बीइंग्स में, ठीक है ना। सो गाइस, आई होप कि आप लोगों को एलिमेंट्री कैनाल अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। सो गाइस, अब हमारा टॉपिक है टंग। द टंग इज़ अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन। टंग एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है। द मेन फंक्शंस ऑफ टंग आर, टंग के मेन फंक्शन ये है कि इट हेल्प्स इन मिक्सिंग सलाइवा विद फूड। जो टंग है वो हमें सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन सैलोइंग फूड। जो टंग है वो हमें फूड को सॉलो करने में हेल्प करती है। इट हेल्प्स द टेस्ट ऑफ द फूड। टंग की मदद से हम लोग फूड का टेस्ट चख सकते हैं। इट हेल्प्स इन स्पीकिंग। जो टंग है उसकी हेल्प से हम लोग बोल सकते हैं। द टंग हैज़ अ स्मॉल टेस्ट बर्ड्स ऑन इट्स सर्फेस। टंग में कुछ टेस्ट बर्ड होते हैं जिनकी मदद से हम लोग टेस्ट जान सकते हैं खाने का। आप डायग्राम में देख सकते हो, तो उसमें लिखा होगा सॉर, सॉल्टी, स्वीट, बिटर, ठीक है ना। सो गाइस, ये हमारा लेसन अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगी, तो आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना मत भूलना। अगर आप सभी लोगों को मेरा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पसंद आया हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना।